नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह राठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि चुनाव में क्या चल रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इनमें राष्ट्रीय दलों के और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार मिलाकर निर्दलीय उम्मीदवार भी इनमें शामिल हैं। कुल 63 लोगों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन वैधता जब जांची गई तो 7 पर्चे खारिज हो गए और आज अल्मोड़ा से एक निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन कुमार देव ने अपना पर्चा वापस कर लिया है और अब कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब किस लोकसभा में किसकी क्या हैसियत है, क्या ताकत है, मैं आपको लोकसभा वार बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। किस तरह से कौन एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से मतदाताओं के बीच सहमात का खेल खेला जा रहा है, किसकी बिसात पर किस तरह के मोहरे किसने सेट किए हैं, कौन किसको पटखनी देना चाहता है, कौन अपनी हार में दूसरे की जीत देख रहा है और कौन किसी अन्य की जीत में अपने दुश्मन की हार देख रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीमांत सीट अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र की, और वहां पर कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। इसकी एक समीक्षा तो एक तत्काल प्रभाव से नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम यह तो बताया ही जा सकता है कि परिचय के तौर पर कौन लोकसभा प्रत्याशी कितना मजबूत है और उसके क्या मेरिट और डिमेरिट है। यहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पूरा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और भाजपा ने यहां पर तीसरी बार अजय टम्टा पर दांव लगाया है। अजय टम्टा केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं और पिछले 10 साल से लोकसभा के सदस्य हैं, तो तीसरी बार वो लोकसभा का चुनाव अल्मोड़ा से लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में उनका मुकाबला अपने पुराने प्रतिद्वंदी चिर प्रतिद्वंदी प्रदीप टम्टा से होगा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि प्रदीप टम्टा पिछले 10 सालों में जीत तो नहीं पाए, लेकिन उनकी हार का मार्जिन भी बढ़ता गया। अब प्रदीप टम्टा वहां पर किस तरह से अजय टम्टा का मुकाबला करेंगे ये देखना रोचक रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर बात यह कही जा सकती है अगर वहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लड़ गए होते तो यहां अल्मोड़ा की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई होती। इस सीमांत क्षेत्र में अगर आप देखें तो अगर आप 1952 के बाद देखते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का लगातार कब्जा रहा है। हरीश रावत जरूर 3 बार वहां से जीते हैं, लेकिन फिर अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे 1952 से आज तक मतलब 3/4 बार जितने भी चुनाव हुए हैं 3/4 जीत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई है। अब अजय टम्टा चूंकि 10 साल से लोकसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर विधानसभा विस्तारक बूथ लेवल का जो कार्यक्रम है और जितने भी पार्टी के अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मतदाताओं तक पहुंचने के लिए, तो उसमें अजय टम्टा को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने के, कनेक्ट करने के किसी तरह के कोई कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं और यहां भी उसी तरह की लड़ाई हुई कि यशपाल आर्य से जब पार्टी ने पूछा अल्मोड़ा से चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने इंकार कर दिया। तो उनकी ना के बाद, उनके इंकार के बाद एक मजबूरी प्रदीप टम्टा थे। हालांकि यहां पर और भी विकल्पों पर विचार किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत मशक्कत नहीं की। अब अल्मोड़ा में कुल मिलाकर अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा के बीच मुकाबला है और इस मुकाबले में अगर पिछले 10 साल की पृष्ठभूमि देखते हैं तो आप ये देख लीजिए कि अजय टम्टा पिछले 10 साल से सांसद हैं। प्रदीप टम्टा 2009 में जरूर सांसद चुने गए थे लोकसभा के अल्मोड़ा से, लेकिन तब यूपीए की लहर थी और 2009 में 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। अब बात करते हैं नैनीताल लोकसभा की। नैनीताल लोकसभा भी बहुत पुरानी लोकसभा है और इस पर भी ज्यादातर जितने भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर समय कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस भी वहां बराबर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती रही है। इस लोकसभा का मिजाज बिल्कुल अलग तरह का है। यह लोकसभा का क्षेत्र 3/4 क्षेत्र पूरा मैदानी भाग है और 1/4 पर्वतीय है, यानी नैनीताल। इसका नाम ही नैनीताल है। नैनीताल से ऐसा प्राय यह सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे पर्वतीय सीट होगी, लेकिन 3/4 हिस्सा इसका मैदानी है और उधम सिंह नगर की 9 सीटें इस लोकसभा का हिस्सा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। अजय भट्ट दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अजय भट्ट इस समय मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पर्यटन और रक्षा मंत्रालय में वो राज्य मंत्री हैं और अजय भट्ट यहां पर लीडर अपोजिशन भी रह चुके हैं। अजय भट्ट यहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अजय भट्ट भाजपा की सरकार में यहां मंत्री भी रह चुके हैं। अजय भट्ट बहुत मजबूत नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के यहां गिने जाते हैं और दूसरी बार वो चुनावी समर में उतर गए हैं और
इसके इनके जो कांग्रेस ने जो अपना जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है, फिर यहां पर उसी तरह की बात सामने आ गई। नाम तो बहुत थे, लेकिन प्रकाश जोशी जो राहुल गांधी के काफी करीब माने जाते हैं और बताया गया है कि वो दिल्ली कोटे से उनका नाम यहां पर फाइनल हुआ है, तो वो अजय भट्ट को टक्कर देंगे। और प्रथम दृष्टया देखने में ये लगता है कि कांग्रेस ने यहां अजय भट्ट को वॉकओवर दे दिया है। पर्चा आउट हो जाना जिस कहते हैं, उसी तरह की स्थिति यहां भी लोकसभा चुनाव में बनी हुई है। अब अजय भट्ट की खासियत मैंने आपको बताई कि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है और उनकी जो साइलेंटली राजनीति करने की, काम करने की जो एक शैली है, वो उनको अभी तक बनाए हुए भी है। और उधर नए नवेले प्रकाश जोशी जो पिछला 2022 का चुनाव ताजा हारे हैं, तो वो उनको टक्कर देंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये मैदानी क्षेत्र है, यहां पर तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है, और 1 लाख सवा लाख के आसपास सिख जट हैं, जो कांग्रेस जिनको ये मानकर चलती है कि किसान आंदोलन से वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे, तो इस वजह से वो कांग्रेस को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस तरह का अभी कोई गुणाभाग, कोई गुणागणित ऐसा सामने नहीं आया है कि ये तमाम जो सिख जट हैं, जो किसान आंदोलन से भाजपा के खिलाफ होने की बात कही जा रही है, वो भाजपा के खिलाफ जा भी रहे हैं कि नहीं। अगर हम राजनीतिक हैसियत की बात करते हैं, तो प्रकाश जोशी का बायोडाटा अजय भट्ट के बायोडाटा के सामने बेहद कमजोर है, और बहुत ही ऐसा लगता है कि एकदम नए प्लेयर को एक मंझे हुए खिलाड़ी के सामने उतार दिया है। पिछली बार अजय भट्ट अच्छे खासे मार्जिन से वहां से जीते थे, उससे पहले इसी सीट से भगत सिंह कोश्यारी जीते थे, और ये सीट लगातार चलती रही। एनडी तिवारी का क्षेत्र रहा है, एनडी तिवारी भी वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन एनडी तिवारी उसी क्षेत्र से हारे भी हैं। और बलराज पासी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एनडी तिवारी को हरा दिया था। तो हार जीत का सिलसिला जो चल रहा है, इसमें अगर 1952 से देखते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर रही है। हालांकि कांग्रेस की भी यहां कई चुनाव कांग्रेस ने भी यहां बड़े दबदबे के साथ जीते हैं। लेकिन फिलहाल अगर प्रत्याशी के बायोडाटा पर अगर हम जाते हैं, उनकी कोई एक जो बायोग्राफी होती है उस पर हम जाते हैं, तो अजय भट्ट यहां पर लीड लेते दिख रहे हैं, केवल उन बेस पर, उस आधार पर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में छुपा हुआ है। अब कहानी पौड़ी गढ़वाल सीट की। पौड़ी गढ़वाल की सीट जो है बहुत ऐतिहासिक सीट है, और उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही भारी भरकम है। वहां से हैवीवेट नेताओं का चुनाव लड़ना, हैवीवेट नेताओं का यूपी का मुख्यमंत्री रहना, और एक तमाम ऐसी चीजें वहां पर छुपी हुई है कि जो राजनीतिक तौर पर दूसरी लोकसभा में देखने को कम मिलती है। पौड़ी लोकसभा सीट पर भी 1952 से लेकर अगर अब तक देखते हैं तो कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी लोकदल, और कभी हेमवती नंदन बहुगुणा की जो पार्टी थी लोकदल बी। तो इस तरह से हार जीत का सिलसिला एक चलता रहा है। लेकिन अब अगर हम उसको 2004 के बाद देखते हैं, 2004 में भी वहां से बीसी खंडूड़ी जीते, उससे पहले 2 चुनाव बीसी खंडूड़ी जीते, और 2009 का चुनाव वहां से सतपाल महाराज जीत गए। सतपाल महाराज उस वेव में जीते जब 5 लोकसभा सीटें 2009 में कांग्रेस ने जीत ली थी। अब स्थिति यह है कि वहां पर अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, और अभी उनकी राज्यसभा का कार्यकाल भी 2 अप्रैल को खत्म होने वाला है। वो सामने लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को उतारा है। गणेश गोदियाल राजनीतिक तौर पर बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं। पौड़ी, खासतौर पर पौड़ी सदर और श्रीनगर विधानसभा और उसके आसपास के एरिया में उनका काफी दबदबा है, और ये लड़ाई अगर कहीं 5 सीटों में लग रहा है कि कहीं कोई चुनावी लड़ाई हो रही है, तो वो केवल पौड़ी सीट है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी की। वो चूंकि राष्ट्रीय टीम में तो है ही, बड़े ओहदेदार भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और पीएम और एचएम के बहुत खास माने जाते हैं। उससे पहले वो कोटद्वार से बहुत समय पहले, 20-22 साल पहले विधानसभा चुनाव लड़ने का एक प्रयास कर चुके हैं। उनका नामांकन भी खारिज हो गया था, और ऐसी तमाम राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पिछले 4-5 सालों से वो पार्टी के साथ निभा रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का अपना जो एक ओहदा होता है, उसके उत्तरदायित्व का उनका निर्वहन वो कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको पौड़ी से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, और अब वो लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन से लगातार उनका चुनाव प्रचार जोर भी पकड़ता जा रहा है।
और दूसरी तरफ अगर गणेश गोदियाल की हम बात करते हैं तो गणेश गोदियाल भी उसी अंदाज में बिल्कुल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब गणेश गोदियाल की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गौर करना लाजमी हो जाता है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार मौजूदा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को हराया, एक बार पूर्व मुख्यमंत्री निशंक को हराया। जब निशंक को उन्होंने हराया था, अगर निशंक उस वक्त जीत गए होते तो शायद मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन ऐसे बड़े खांटी भाजपाइयों को हराने वाले गणेश गोदियाल पिछला विधानसभा चुनाव श्रीनगर से धन सिंह से ही तकरीबन 150 मतों से हार गए। अब पार्टी ने उन पर एक भरोसा जताया है कि पौड़ी की लड़ाई को वो दिलचस्प कर देंगे और पौड़ी की लड़ाई इस तरह से दिलचस्प हो जाएगी कि कम से कम जीते या ना जीते, लेकिन एक लड़ते हुए दिखना बहुत लाजमी एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए होता है। क्योंकि अनिल बलूनी के पीछे एक बड़ा सपोर्ट है, बड़े संसाधन है, बड़ी पार्टी है और अनिल बलूनी ने राज्यसभा में एमपी रहते हुए यहां पौड़ी में एक तारामंडल का इनॉग्रेशन भूमि पूजन कराया, तो बहुत बड़ा केंद्र होगा वो। और उसके अलावा भी रामनगर से लेकर और पूरे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में उन्होंने विकास के तमाम बड़े प्रोजेक्ट लाए। मसूरी पेयजल योजना, नैनीताल पेयजल योजना, हालांकि वो उस क्षेत्र में नहीं है, या ट्रेनों का चलवाना हो, शताब्दी ट्रेन चलनी हो या एक लखनऊ के लिए एक अलग से ट्रेन चलनी हो, उन्होंने बहुत काम किए। तो पब्लिक उनको रिकॉग्नाइज यहां पर कर रही है कि अनिल बलूनी भले ही पहली बार डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हों, लेकिन उनके कामों से वहां लोग जानते हैं। कुल मिलाकर यहां मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प होता दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से बाकी लोकसभा सीटों की अपेक्षा। अब बात करते हैं टिहरी की सीट की। टिहरी लोकसभा वैसे तो 1952 से अगर अभी तक देखें तो सबसे ज्यादा शाही परिवार ने जीती है और शाही परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में 2024 के शाही परिवार से ही जो सिटिंग एमपी है माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो चौथी बार चुनाव मैदान में है लोकसभा के लिए और चौथी बार लड़ रही है। पहला लोकसभा में जब उनका पदार्पण हुआ था तो वो बाई इलेक्शन में जीत करके आई थी और ये वही सीट है जहां 2009 में भाजपा का तिलिस्म तोड़ने में विजय बहुगुणा को विजय हासिल हुई थी। वो 2009 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। इसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर शाही परिवार पर भरोसा जताया और माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर उतारा और वो बाई इलेक्शन जीत गई। और तब से अब तक और फिर मोदी लहर है और शाही परिवार का अपना प्रभाव है, तो लगातार जीत रही हैं और इस बार भी वो चुनाव मैदान में है और चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि उनकी पब्लिक में कोई स्वीकार्यता हो या ना हो, पब्लिक में उनकी कोई डिमांड हो या ना हो, लेकिन एक शाही परिवार की अपनी छाप और भारतीय जनता पार्टी का साथ, तो उनको जीत की तरफ अग्रसर किए दे रहा है। और फिर कांग्रेस की वही एक कलह इस सीट पर भी सामने आई। यहां के जो एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे प्रीतम सिंह, जिनको पार्टी ने लीडर अपोजिशन बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, उन्होंने टिहरी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और टिहरी से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद फिर जोत सिंह गुंसोला जो मसूरी से 2007 में विधानसभा का चुनाव जीते थे और उसके बाद कोई भी चुनाव वो जीतकर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, उनको लोकसभा के लिए उन पर दांव लगा दिया पार्टी ने। तो बताया जा रहा है कि वो प्रीतम सिंह की पसंद है, लेकिन वहां उनको बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक नहीं देख रहे हैं। हार जीत तो जनता जनार्दन के दिल में छुपी है, लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बहुत ही हैवी वेट है और वो अपने कैडर वोट की वजह से भी और अपने परिवार की वजह से भी। और जोत सिंह गुंसोला बहुत दिनों से चुनावी राजनीति से दूर भी थे और जीत का स्वाद उन्होंने पिछले 15 साल से नहीं चखा। कुल मिलाकर एक तीसरा ध्रुव यहां तैयार हो रहा है निर्दलीय के तौर पर। जो बेरोजगारों के आंदोलन से उपजा नेतृत्व है वो है बॉबी पवार। बॉबी पवार भी जौनसार से आते हैं और जितनी भी इनकी वोट बढ़ेगी, जीतना हारना बाद की बात है, जितनी भी ये वोट लेकर के जाएंगे प्रीतम सिंह की नींद उतनी ही उड़ेगी। क्योंकि प्रीतम सिंह को जौनसार भावर में चुनौती देने वाला नेता अभी तक दूसरा नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान उनको लगातार चुनौती देते रहे, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान वहां से माइग्रेट करके विकास नगर आ गए हैं। तो इसीलिए प्रीतम सिंह के लिए बिल्कुल खुला मैदान है, उनके लिए चक्राता में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन बॉबी पवार जैसे ही चक्राता या आसपास की सीटों पर अपने मत बढ़ाएंगे तो उस समय प्रीतम सिंह को चिंता होना लाजमी होगा, उनके लिए चुनौती भी बढ़ेगी और उनके लिए भविष्य में कई बार कठिनाई भी पेश आएगी। फिलहाल कुल मिलाकर यहां भी मुकाबला कांग्रेस भाजपा और एक निर्दलीय त्रिकोणीय बना रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बाद में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमटता दिखेगा। और भाजपा ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि अपने पुराने शाही परिवार पर भरोसा जताया है और यहां पर बिल्कुल एक अब
15 साल बाद एक राजनीतिक कैरियर शुरू कर रहे जोत सिंह बुनसोला को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है और अभी उनकी क्या स्थिति रहेगी, वो डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे कि नहीं, वो सारे कार्यकर्ताओं को कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, और भाजपा की तरह का उनका कोई बूथ लेवल का मैनेजमेंट होगा भी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे संवेदनशील सीट हरिद्वार लोकसभा की। हरिद्वार लोकसभा इस पर बहुत ही हॉट हो गई है और हरिद्वार लोकसभा वैसे भी मिश्रित आबादी वाली लोकसभा है, तो इसलिए भी वहां हमेशा सभी दलों के सामने चुनौती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती इसलिए रहती है कि अल्पसंख्यक अगर लामबंद होकर कांग्रेस के साथ जाता है तो फिर उनको केवल अपनी हिंदूवादी विचारधारा पर ही भरोसा रह जाता है, और अगर अल्पसंख्यक बढ़ता है तो फिर कांग्रेस की पेशानी पर भी बल पड़ जाते हैं। यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतार दिया है। 4 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 साल बाद अपना अज्ञातवास खत्म करके त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही चूंकि पार्टी का कैडर वोट है नीचे तक, और लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। हरिद्वार में कई विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी थी और कांग्रेस कई सीटें जीत गई थी। भगवानपुर से लेकर चाहे पिरान कलियर हो और चाहे झबरेड़ा हो, तो कई सीटें कांग्रेस ने यहां पर जीत ली थी, जवालापुर तक। तो ऐसे ही माना जा रहा है कि यहां पर चूंकि चुनौती इसलिए भी है कि पिछले विधानसभा का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के सामने है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस चुनौती को थोड़ा सा कम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को पार्टी से टिकट दिलवाया है, उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बेटे और बाप में बहुत फर्क होता है, यानी बेटा परीक्षा देगा और रिपोर्ट कार्ड बाप का आएगा, इसे आप इसी तरह से कुछ मान लीजिए। लेकिन हरीश रावत अगर यहां चुनाव लड़ते तो पहले दिन से आखिरी दिन तक ये चुनाव रोमांच से भरपूर होता। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का कैडर वोट जो है उनके साथ लगातार कदम ताल कर रहा है, और इधर आखिर तक जद्दोजहद के बाद वीरेंद्र रावत को टिकट होना, हरीश रावत को अपने जो बेटे को जो उन्होंने टिकट दिलवाया उनके साथ चुनाव कवर करना, चुनाव प्रचार करना, ये वो उन्होंने बहुत विलंब से शुरू किया। दूसरी तरफ यहां पर बसपा ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। अगर मुस्लिम मतों में डिवीजन होता है और वो मुस्लिम मतों में डिवीजन कर लेता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल अभी यहां पर वीरेंद्र सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने सामने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की पृष्ठभूमि यह है, त्रिवेंद्र सिंह रावत संघ के प्रचारक रहे हैं यूपी में, और इसके बाद यहां पर महामंत्री संगठन मंत्री रहे हैं, फिर एमएलए बने हैं डोईवाला से, वहीं से फिर मंत्री बने हैं, और फिर उसके बाद मंत्री रहने के बाद यहां मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर जब 4 साल बाद उन्हें उतारा गया तो 3 साल तक वो गद्दी से बाहर रहे, सत्ता से बाहर रहे, और लेकिन उनका पार्टी में एक अच्छा खासा कद है। अमित शाह के साथ काम करने का अनुभव 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि वो कभी चुनाव नहीं हारे, वो अपनी ही डोईवाला सीट से बाई इलेक्शन भी हार चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास एक बड़ी पार्टी है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, और एक अपना नाम है, एक अपना राजनीतिक तजुर्बा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह रावत पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और अभी वो पहला चुनाव भी पिता की छत्रछाया में लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंटली उनका अभी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और हरीश रावत की चूंकि एक लंबी चौड़ी बैकग्राउंड है, लेकिन हरीश रावत ने इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और अपने बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को टिकट दिलवाया। तो यही रार पूरे कई सीटों पर कांग्रेस में रही, और कांग्रेस ने इस रार के चलते अपना बहुत नुकसान भी प्रथम दृष्टया और पहले चरण में कर लिया था। अब कुल मिलाकर बात यह है कि वहां पर वीरेंद्र रावत वर्सेस त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम हरीश रावत हो गया, चूंकि पूरा का पूरा चुनाव हरीश रावत के हाथ में है। बेटा उनका जरूर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन पूरा चुनाव हरीश रावत लड़ रहे हैं। यहां पर तकरीबन 25% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि वो एकजुट होकर कांग्रेस को पड़ेगा और वो जीत के काफी नजदीक रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के सामने यहां एक बड़ा सवाल है कि अल्पसंख्यकों के अलावा इस पूरे वोट बैंक में एड ऑन करने के लिए उनके पास क्या है। इस सवाल का जवाब कांग्रेस के भीतर किसी के पास नहीं है। केवल भाजपा विरोधी मुहिम चलाकर कांग्रेस वहां अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां भी पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी लगता है। ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोकसभा की राह उसी दिन आसान हो गई थी जब टिकट हरीश रावत का नहीं,
वीरेंद्र रावत का हुआ था। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी पांचों सीटों की मैंने आपको बताई। पांचों सीटों पर किस तरह का समीकरण बन गया है, किस तरह की हार जीत के हार जीत की शतरंज बिछ गई है, हार जीत की बिसात बिछाई जा रही है, किस तरह से सहमात का खेल चल रहा है, सियासत की हांडी में किस तरह की खिचड़ी पक रही है। तो ये एक बहुत सारी चीजें हैं। लोग अपनी हार में दूसरे की जीत और दूसरे की जीत में अपनी हार देख रहे हैं। अभी क्या होगा ये चुनाव निबटने के बाद ही पता चलेगा, जब मतपेटियां खुलेगी और यहां पर जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भविष्य तय होगा। लेकिन हरिद्वार का जिक्र और हरिद्वार की कहानी, उमेश कुमार जो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बिना अधूरी है। खानपुर से विधायक, पत्रकार, सबसे पहले पत्रकार थे, फिर वो खानपुर से चुनाव लड़े। खानपुर से चुनाव लड़ने के बाद अप्रत्याशित तौर पर उन्होंने बहुत बंपर मतों से चुनाव जीत लिया बतौर निर्दलीय। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उमेश कुमार चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो जीत गए। उमेश कुमार ने उसी दिन से सिलसिला रखा कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार उनकी भागीदारी रही। विवाह, सामाजिक समरसता के कार्यक्रम, लगातार उनकी भागीदारी चलती रही। मुस्लिम हो या दलित, सभी वर्गों में उनको बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा था। इसी रेस्पॉन्स के बल पर उमेश कुमार लोकसभा चुनाव में भी बतौर निर्दलीय कूद पड़े हैं। अब माना जा रहा है कि उनका टेम्पो भी प्रचार का बहुत हाई चल रहा है। वो कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने हरिद्वार की लड़ाई को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। हालांकि उनका टिकट कांग्रेस के कुछ बड़े नेता कांग्रेस से चाहते थे, लेकिन हरीश रावत की जिद के चलते उनका टिकट नहीं हो सका और अब वो निर्दलीय मैदान में है। जिस तरह से निर्दलीय मैदान में खानपुर से उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसे 4 बार के विधायक को उखाड़ दिया था, क्या लोकसभा के चुनाव में भी ऐसा कोई करिश्मा होगा? यह देखने के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही कि पांचों लोकसभा में कौन प्रत्याशी कैसा है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर मिलते हैं किसी राजनीतिक विषय पर एक अलग नजरिया लेकर। नमस्कार।